कोलकाता की जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी में 7 मई 1861 को एक लड़का जन्म लेता है, जो कि आगे चल के हमारा देश का ही नहीं पूरे एशिया रीजन का फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर होता है। वो है रविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ, ठाकुर, टैगोर नहीं, क्योंकि रविंद्रनाथ ठाकुर उनका असली नाम है, न कि रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये ठाकुर और टैगोर की पिछली थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली रविंद्रनाथ का पूरा नाम है रविंद्रनाथ कुसारी। वो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं और रविंद्रनाथ का ग्रैंडफादर थे द्वारकानाथ कुसारी। अब उनका ग्रैंडफादर के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर द्वारकानाथ ठाकुर के ही वजह से आगे चल के उनकी फैमिली को कुसारी से ठाकुर सरनेम मिली थी। द्वारकानाथ ठाकुर उस जमाने में कलकत्ता के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। द्वारकानाथ ठाकुर अलग अलग टाइप की बिजनेस करते थे, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग की, BTCS के साथ पार्टनरशिप करके। द्वारकानाथ ठाकुर ने 1828 में फर्स्ट इंडियन बैंक डायरेक्टर हुए थे और उसी के अगले साल 1829 में कोलकाता में उन्होंने खुद का यूनियन बैंक चालू किया था। द्वारकानाथ ठाकुर राजा राममोहन राय के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। राजा राममोहन राय के ब्राह्मण समाज का हिस्सा भी थे। अगर द्वारकानाथ ठाकुर के बारे में बताने जाऊँ तो एक पूरी लंबी वीडियो बन सकती है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जान लो कि द्वारकानाथ ठाकुर के वजह से रविंद्रनाथ ठाकुर की फैमिली को एक रिच मिली थी और सम्मान भी मिली थी। उस समय द्वारकानाथ को लोग ठाकुर कह के पुकारते थे और उनके परिवार को ठाकुर बाड़ी कह के पुकारते थे। और यही ठाकुर आगे चल के कुसारी की जगह ले ली और उनके सरनेम में कुसारी के बदले ठाकुर यूज होना शुरू हो गई थी। और ठाकुर से टैगोर की कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प है। आगे चल के रविंद्रनाथ ठाकुर जब अपने साहित्य के लिए चर्चे में आए थे, तब ब्रिटिशर्स उनको रविंद्रनाथ ठाकुर के बदले रविंद्रनाथ टैगोर करके पुकारते थे, क्योंकि उन लोगों को ठाकुर ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता था। और यही मिस प्रोनाउंस के कारण रविंद्रनाथ को नेशनली और इंटरनेशनली रविंद्रनाथ ठाकुर के बदले रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान बढ़ गई थी। अभी तक ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि रविंद्रनाथ का असली नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर, न कि रविंद्रनाथ टैगोर। जो भी हो, वापस आते हैं अब मेन टॉपिक पे। रविंद्रनाथ के फादर थे देवेंद्रनाथ ठाकुर और उनके मादर थे शारदा देवी। और जैसे मैंने पहले ही बताया, वो एक रिचेस्ट फैमिली से आते थे और जिस वजह से उनके घर में नौकरी की कमी नहीं थी और उनके बचपन में नौकर ही उनके देखभाल करते थे, क्योंकि उनके माँ बहुत ही कम उम्र में मर गई थी और उनके पापा को ज़्यादातर ट्रैवल करना पड़ते थे बिजनेस के पर्पस में। रविंद्रनाथ को जब स्कूल में भर्ती किया गया था, तब रविंद्रनाथ स्कूल की बहुत छुट्टियां करते थे, क्योंकि उनको स्कूल जाना इतना पसंद नहीं था। और जिस वजह से रविंद्रनाथ को होम ट्यूटरिंग किया गया था उनके भाई हेमेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। अब यहाँ पे बता देता हूँ, रविंद्रनाथ अपने पेरेंट्स के 14 नंबर बच्चे थे और हेमेंद्रनाथ ठाकुर ने रविंद्रनाथ को घर में ही बंगाली, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एनाटॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संस्कृत और लिटरेचर भी पढ़ाए थे। और इसी के साथ उनको स्विमिंग भी सिखाया गया था गंगा नदी में, और जूडो, रेसलिंग, ये सब भी सिखाया गया था। और इसी के साथ पेंटिंग और क्लासिकल म्यूजिक भी सिखाया गया था। उनको क्लासिकल म्यूजिक सिखाने जादूनाथ भट्टाचार्य आते थे। अब जादूनाथ भट्टाचार्य को कौन नहीं जानता। जादूनाथ भट्टाचार्य वो व्यक्ति है जिन्होंने हमारा वंदे मातरम गान की ट्यून सेट किया था। इसके अलावा जादूनाथ भट्टाचार्य की सबसे पॉपुलर म्यूजिक विष्णुपुर घराना के नाम से उनको लोग ज़्यादा जानते हैं। और इसी के साथ जतींद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर का और एक बड़ा भाई, जो रविंद्रनाथ ठाकुर को पियानो में मेलोडी सिखाए थे। बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर जब इंग्लैंड गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, तब वहाँ पे उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा था। उन्होंने 8 साल की उम्र में अपना फर्स्ट पोएम लिखा था और उनको इंस्पिरेशन मिली थी उनके घर से, क्योंकि उनके घर में बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट हुआ करता था, क्योंकि उनके घर में एक से बढ़ के एक आर्टिस्ट भी हुआ करता था। जैसे कि उनके बड़ा भाई द्विजेंद्रनाथ ठाकुर, जो एक पोएट, सॉन्ग कंपोजर, फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। इसके साथ साथ वो एक ग्रेट पेंटर भी थे। सत्येंद्रनाथ ठाकुर, जो एक राइटर, सोशल रिफॉर्मर थे। इसी के साथ सत्येंद्रनाथ ठाकुर तो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स को पास आउट किया था 1863 में, क्योंकि उस टाइम में इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स को
पास करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता था। उस टाइम में एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था और इसी के साथ सब्जेक्ट में भी यूरोपियन क्लासिक का बहुत ही बड़ा हिस्सा हुआ करता था। तो सोचो अभी के ज़माने में कितना ज़्यादा टफ है सिविल सर्विस, तो उस टाइम में और कितना ज़्यादा टफ हुआ करता था। इसके अलावा हेमेंद्रनाथ ठाकुर जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर जैसे मैंने पहले बताया था रविंद्रनाथ को मेलोडी सिखाए थे पियानो में। इसके अलावा वो एक प्ले राइटर भी थे, पेंटर भी थे और थिएटर डायरेक्टर भी थे। इसके अलावा जो कि सिर्फ एक राइटर और नोवेलिस्ट नहीं था, इसके अलावा वो फर्स्ट महिला थे जिन्होंने वुमेन इंडिपेंडेंस राइट किया था, महिला को पुरुष डोमिनेटिंग समाज में सम्मान और शिक्षा देने के लिए। रविंद्रनाथ ठाकुर जब 7-8 साल के थे तब उनके भाई ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर एक 10 साल की लड़की से शादी करती है जिसका नाम थे कादम्बरी देवी। और रविंद्रनाथ ठाकुर और कादम्बरी देवी के बीच में उम्र की ज़्यादा फर्क नहीं था, जिसलिए रविंद्रनाथ ठाकुर को कादम्बरी देवी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई थी बहुत ही कम समय में। वो दोनों एक साथ खेलते भी थे, पढ़ाई भी करते थे और ड्राइंग भी करते थे। बाद में लोग ये मानने लग गए थे कि रविंद्रनाथ ठाकुर और कादम्बरी देवी के बीच में कुछ लव अफेयर्स रहा होगा, क्योंकि कादम्बरी देवी नहीं चाहते थे कि रविंद्रनाथ ठाकुर शादी कर ले, लेकिन फिर भी जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने शादी किया था तब कादम्बरी देवी ने कुछ ही महीने बाद सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड करने के बाद कादम्बरी देवी की याद में रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक पोएम लिखा था जिसका नाम था तोबू मोने रेखो। जो भी हो, मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में कितना ज़्यादा सच है और झूठ उनके बीच की लव स्टोरी की कहानी, लेकिन ऐसा माना जाता है। फिलहाल वापस आते हैं उनके पापा के ऊपर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने रविंद्रनाथ को 12 साल की उम्र में एक स्पिरिचुअल जर्नी में लेके गए थे। अभी मैं स्पिरिचुअल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर को फर्स्ट शांति निकेतन लेके गए थे, जहाँ पे उन्होंने उनको संस्कृत, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री पढ़ाया था और इसी के साथ स्पिरिचुअल बुक जैसे कि उपनिषद, रामायण और महाभारत भी पढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने अमृतसर लेके गए थे गोल्डन टेम्पल में, जहाँ पे रविंद्रनाथ घंटों पर बैठे रहते थे। और लास्ट में डालहौसी हिल स्टेशन लेके गए थे जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही लंबे वक्त गुजारा था। उसके बाद 13 साल की उम्र में 1874 में उन्होंने अपना फर्स्ट पोएम अभिलाष तत्वबोधिनी पत्रिका में पब्लिश किया था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनका पिता चाहते थे कि वो लॉ की पढ़ाई करे, जिस वजह से उनका पिता उनको 1878 में लंदन में भेज दिया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ पढ़ने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने लॉ पढ़ने की जगह इंग्लिश लिटरेचर और वेस्टर्न म्यूजिक ये सब कुछ पढ़ने लग गए थे। बाद में आगे चल के उन्होंने लॉ कॉलेज ड्रॉप आउट करके शेक्सपियर की इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई करना शुरू कर दिए थे। हालांकि उन्होंने अपना फर्स्ट लिटरेचर 1877 में लिखा था जिसका नाम था भिखारिनी। उनको उनके पोएम कलेक्शन गीतांजलि की वजह से नोबेल प्राइज मिली थी 1913 में। लेकिन यही गीतांजलि को उन्होंने फर्स्ट लिखा था 1910 में अपना मदर टंग बंगाली में, और उसके बाद 1912 में इंग्लिश में इसे ट्रांसलेशन किया गया और 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उस टाइम में वो पूरे एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर बन गए थे। और 1915 में ब्रिटिश किंग जॉर्जो ने उन्हें नाइटहुड का टाइटल दिया था। लेकिन बाद में 1919 में उन्होंने जालियांवाला बाग प्रोटेस्ट करते हुए ये नाइटहुड टाइटल वापस कर दिया था। उनका पोएम ज़्यादातर आज़ादी, पेट्रियोटिज्म, इंडिपेंडेंस और ब्रिटिशर्स के खिलाफ होता था। इसके अलावा उन्होंने सॉन्ग्स भी लिखा था जिसमें वो आज़ादी की बात करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 2200 से अधिक गाना लिखा था। इसके अलावा वो पेंटिंग भी करते थे। उन्होंने अपने जीवन में 2300 से अधिक पेंटिंग भी किया था। रविंद्रनाथ बहुत ही शांतिप्रिय लोग थे। वो चाहते थे कि हमारे देश के हर एक बच्चा पढ़ाई कर पाए, जिस वजह से उन्होंने 1901 में शांति निकेतन बनाया था, जहाँ पे वो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया करते थे। बाद में चल के वही शांति निकेतन को उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बदल दिया था, जहाँ आज भी पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अभी फिलहाल शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है।
लेकिन यही शांति निकेतन को चलाने के लिए एक टाइम पे उनको फंड इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ गई थी। यही फंड इकट्ठा करने के लिए वो स्टेज में परफॉर्म करते थे और गांधी जी ने उनको एक दिन स्टेज में परफॉर्म करते हुए देखने के बाद उनसे पूछा था कि आप ये क्यों कर रहे हो। उन्होंने सब कुछ बोलने के बाद गांधी जी ने उनको हेल्प करने के लिए सोचा था। गांधी जी उनके एक अमीर दोस्त से रविंद्रनाथ ठाकुर को मिलाती है, जिन्होंने उनको 60,000 रुपीज़ दिया था 1935 में। 60,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, वो भी 1935 में। और देखा जाता है कि रविंद्रनाथ और गांधी जी के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उन दोनों की आइडियोलॉजी, थिंकिंग ऑपोजिट साइड हुआ करता था। जहाँ पे गांधी जी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी और थिंकिंग लेके चलते थे, वहीं पे रविंद्रनाथ ठाकुर इंटरनेशनलिज्म की भावना लेके चलते थे। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के और एक क्लोज फ्रेंड्स थे, ये जो देश नायक टाइटल है ये भी रविंद्रनाथ ठाकुर ही उनको दिया था 1939 में। 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, तब रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमर सोनार बांग्ला गान लिखा था, जो कि 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तब बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया था। और हमारा नेशनल एंथम जाना गाना माना, जो कि 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था रविंद्रनाथ के द्वारा। और इसी के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर वो पहला व्यक्ति बन गए थे जिन्होंने 2 देश का नेशनल एंथम लिखा था। इसी के साथ ये जो रक्षाबंधन फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, ये भी रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही शुरू किया था। 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, तब हिंदू और मुस्लिम्स के बीच एकता बजाय रखने के लिए, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच शांति और प्रेम की भावना जगाने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने रक्षाबंधन को चालू किया था, जो कि अभी सिर्फ भाई बहन के अंदर सिमट कर रह गई है, वो भी सिर्फ हिंदू कल्चर में। तो आप लोगों को क्या लगता है, पहले की तरह हिंदू मुस्लिम मिलके ये रक्षाबंधन फेस्टिवल्स को मनाया जाए कि नहीं? आप अपना राय कमेंट्स में जरूर लिखना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।